नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये नाम आज भी लोगों की रगों में राष्ट्रभक्ति की ऊर्जा का संचार कर देता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस नारे के साथ अलग अंदाज में अंग्रेज़ों से लोहा लेकर भारत को गुलामी की जंजीर से आज़ाद करने की सौगात खाने वाले सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर के एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस और माता प्रभावती। जानकीनाथ और प्रभावती की कुल 14 संतानें थीं, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष उनकी 9वीं संतान थी। अपने सभी भाइयों में सुभाष को सबसे अधिक लगाव अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस से था, जिन्हें वो प्यार से मेज़ा बुलाते थे। प्राइमरी शिक्षा पूरी कर 1909 में सुभाष रेवेन्सा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लेते हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल बेनी माधव दास के व्यक्तित्व का सुभाष के मन पर अच्छा प्रभाव पड़ा। मात्र 15 वर्ष की आयु में सुभाष ने विवेकानंद साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया था। 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा बीमार होने के बावजूद तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण की। 1916 में जब वे फिलोसफी ऑनर्स में बीए के छात्र थे, तो प्रेसिडेंसी कॉलेज के अध्यापक द्वारा भारतीय छात्रों के साथ भेदभाव रवैया देख वह प्रतिरोध में संलग्न हो गए। इसी बात को लेकर एक बार उनकी अध्यापक से झड़प हो गई, जिस कारण उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज से 1 साल के लिए निकाल दिया गया। सुभाष सेना में जाना चाहते थे। 49वीं बंगाल रेजिमेंट में भर्ती के लिए उन्होंने परीक्षा दी, किंतु आंखें खराब होने के कारण उन्हें सेना के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। पिता की इच्छा थी कि सुभाष आईसीएस बने, किंतु उनकी आयु को देखते हुए केवल एक ही बार में उन्हें यह परीक्षा पास करनी थी। उन्होंने पिता से 24 घंटे का समय यह सोचने के लिए मांगा, ताकि वे परीक्षा देने या न देने का कोई अंतिम निर्णय ले सकें। सारी रात इसी असमंजस में वे जागते रहे कि क्या किया जाए। आखिर उन्होंने परीक्षा देने का फैसला किया और 15 सितंबर 1919 को वे इंग्लैंड चले गए। परीक्षा की तैयारी के लिए लंदन के किसी स्कूल में दाखिला न मिलने पर सुभाष ने किसी तरह किट्स विलियम हॉल में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान की ट्राई पास ऑनर्स की परीक्षा का अध्ययन करने हेतु प्रवेश मिल गया, जिससे उनके रहने व खाने की समस्या हल हो गई। 1920 में आईसीएस की वरीयता सूची में उनका स्थान 4था था। इसके बाद सुभाष ने अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस को पत्र लिखकर उनकी राय जाननी चाहिए कि उनके दिलो दिमाग पर तो महर्षि दयानंद सरस्वती और महर्षि अरविंदो घोष के आदर्शों ने कब्जा कर रखा था। ऐसे में वे आईसीएस बनकर वह अंग्रेजों की गुलामी कैसे कर पाएंगे। भारत आते ही सुभाष स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। कोलकाता के स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास के कार्य से प्रेरित होकर सुभाष दास बाबू के साथ काम करना चाहते थे। इंग्लैंड में उन्होंने दास बाबू को खत लिखकर उनके साथ काम करने की इच्छा प्रकट की थी। रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह के अनुसार भारत वापस आने पर वे सर्वप्रथम मुंबई गए और महात्मा गांधी से मिले। मुंबई में महात्मा गांधी का निवास स्थान मणि भवन था, जहां 20 जुलाई 1921 को गांधी और सुभाष के बीच पहली मुलाकात हुई। गांधी ने उन्हें कोलकाता जाकर दास बाबू के साथ काम करने की सलाह दी। इसके बाद सुभाष कोलकाता जाकर दास बाबू से मिले। उन दिनों गांधी ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रखा था। दास बाबू इस आंदोलन का नेतृत्व बंगाल में कर रहे थे। उनके साथ सुभाष इस आंदोलन में सहभागी हो गए। गांधी द्वारा 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया, जिसके कारण
1922 में दासबाबू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। विधानसभा के अंदर से ही अंग्रेज सरकार का विरोध करने के लिए कोलकाता महापालिका का चुनाव स्वराज पार्टी ने जीता और दासबाबू कोलकाता के मेयर बन गए। उन्होंने सुभाष को महापालिका का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बनाया। सुभाष ने अपने कार्यकाल में कोलकाता महापालिका का पूरा ढांचा और काम करने का तरीका बदल दिया। कोलकाता के सभी रास्तों के अंग्रेजी नाम बदलकर उन्हें भारतीय नाम दे दिए गए। बहुत जल्द सुभाष देश के एक महत्वपूर्ण युवा नेता बन गए। 26 जनवरी 1921 को कोलकाता में राष्ट्र ध्वज फहराकर सुभाष एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। तभी पुलिस ने उन पर लाठी चलाई और गिरफ्तार किया। जब सुभाष जेल में थे तब गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से समझौता कर सभी कैदियों को रिहा करा दिया, लेकिन अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया। सुभाष चाहते थे कि इस विषय पर गांधी जी अंग्रेज सरकार के साथ किया गया समझौता तोड़ दें, लेकिन गांधी जी अपनी ओर से दिया गया वचन तोड़ने को राजी नहीं थे। अंग्रेज सरकार अपने स्थान पर अड़ी रही और भगत सिंह व उसके साथियों को फांसी दे दी गई। भगत सिंह को बचा न पाने पर सुभाष गांधी और कांग्रेस के तरीके से काफ़ी नाराज थे। अपने सार्वजनिक जीवन में सुभाष को 11 बार जेल हुई। 1925 में गोपीनाथ शाह नामक एक क्रांतिकारी कोलकाता के पुलिस अधीक्षक चार्ल्स टैगॉर्ट को मारना चाहता था। उसने गलती से अर्नेस्ट डे नामक एक व्यापारी को मार डाला, जिसके लिए उसे फांसी की सज़ा हुई। गोपीनाथ को फांसी होने के बाद सुभाष फूट फूट कर रोए। उन्होंने गोपीनाथ का शव मंगाकर उनका अंतिम संस्कार किया, जिससे अंग्रेज सरकार ने यह निष्कर्ष निकाला कि सुभाष ज्वलंत क्रांतिकारियों से न केवल संबंध रखते हैं अपितु वे उन्हें उत्प्रेरित भी करते हैं। इसी बहाने अंग्रेज सरकार ने सुभाष को गिरफ्तार किया और बिना कोई मुकदमा चलाए उन्हें अनिश्चित काल के लिए म्यांमार के मांडले कारागृह में बंदी बनाकर भेज दिया। 5 नवंबर 1925 को देशबंधु चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई। सुभाष ने उनकी मृत्यु की खबर मांडले कारागृह में रेडियो में सुनी। मांडले कारागृह में रहते समय सुभाष की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हें टीबी हो गया, परंतु अंग्रेज सरकार ने फिर भी उन्हें रिहा करने से इनकार कर दिया। सरकार ने उन्हें रिहा करने के लिए एक शर्त रखी कि वे इलाज के लिए यूरोप चले जाएं, लेकिन सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया कि इलाज के बाद वे भारत कब लौट सकते हैं। इसलिए सुभाष ने यह शर्त स्वीकार नहीं की। आखिर में परिस्थिति इतनी कठिन हो गई कि जेल के अधिकारियों को यह लगने लगा कि शायद सुभाष कारावास में ही न मर जाएं। अंग्रेज सरकार यह खतरा नहीं उठाना चाहती थी कि सुभाष की मौत कारागृह में हो, इसलिए सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया। उसके बाद सुभाष इलाज के लिए डलहौजी चले गए। 1930 में सुभाष कारावास में रहने के दौरान ही कोलकाता के मेयर चुने गए, इसलिए सरकार उन्हें रिहा करने पर मजबूर हो गई। 1932 में सुभाष को फिर से कारावास हुई। इस बार उन्हें अल्मोड़ा जेल में रखा गया। अल्मोड़ा जेल में उनकी तबीयत फिर से खराब होने लगी। डॉक्टरों की सलाह पर सुभाष इस बार इलाज के लिए यूरोप जाने के लिए राजी हो गए। सन 1934 में जब सुभाष ऑस्ट्रिया में अपना इलाज कराने हेतु ठहरे हुए थे, उस समय उन्हें अपनी पुस्तक लिखने हेतु एक अंग्रेजी जानने वाली टाइपिस्ट की आवश्यकता हुई। उनके एक मित्र ने एमिली सेगल नाम की एक ऑस्ट्रियन महिला से उनकी मुलाकात करा दी। एमिली के पिता एक प्रसिद्ध पशु चिकित्सक थे। सुभाष एमिली की ओर आकर्षित हुए और उन दोनों में स्वाभाविक प्रेम हो गया। नाजी जर्मनी के सख्त कानूनों को देखते हुए उन दोनों ने सन 1942 में बाड गास्टन नामक स्थान पर हिंदू पद्धति से विवाह किया। वियना में एमिली ने एक पुत्री को जन्म दिया। सुभाष ने अपनी पुत्री को पहली बार तब देखा जब वे 4 सप्ताह की थी। 1942 में एमिली सेगल से विवाह के 4 वर्ष पूर्व
1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में होना तय हुआ। इस अधिवेशन से पहले गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष को चुना। हालांकि गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष को चुना तो था, मगर उन्हें सुभाष की कार्य पद्धति पसंद नहीं आई। इसी दौरान यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बादल छा गए। सुभाष चाहते थे कि इंग्लैंड की इस कठिनाई का लाभ उठाकर भारत का स्वतंत्रता संग्राम और तेज किया जाए। 1940 में जब नया कांग्रेस अध्यक्ष चुनने का समय आया, तब सुभाष चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष बनाया जाए जो इस मामले में किसी दबाव के आगे झुके नहीं। ऐसा किसी दूसरे व्यक्ति के सामने न आने पर सुभाष ने स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष बने रहना चाहा, लेकिन गांधी उन्हें अध्यक्ष पद से हटाना चाहते थे। गांधी ने अध्यक्ष पद के लिए पट्टाभी सीतारमैया को चुना। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी को पत्र लिखकर सुभाष को ही अध्यक्ष बनाने का निवेदन किया, परंतु गांधी ने इस मामले में किसी की बात नहीं मानी। गांधी ने पट्टाभी सीतारमैया का साथ दिया, तब वे चुनाव आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन वास्तव में सुभाष को चुनाव में 1580 मत और सीतारमैया को 1377 मत मिले। गांधी के विरोध के बावजूद सुभाष बाबू 203 मतों से चुनाव जीत गए, मगर चुनाव के नतीजे के साथ बात खत्म नहीं हुई। गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया की हार को अपनी हार बताकर अपने साथियों से कह दिया कि अगर वे सुभाष के तरीके से सहमत नहीं हैं तो वे कांग्रेस से हट सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस कार्यकारिणी के 14 में से 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। 1939 को वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरा में हुआ। इस अधिवेशन के समय सुभाष बाबू तेज बुखार से इतने बीमार हो गए कि उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर अधिवेशन में लाना पड़ा। गांधी जी स्वयं भी इस अधिवेशन में उपस्थित नहीं रहे। उनके साथियों ने भी सुभाष को कोई सहयोग नहीं दिया। अधिवेशन के बाद सुभाष ने समझौते के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन गांधी जी ने उनका साथ नहीं दिया। परिस्थिति ऐसी बन गई कि सुभाष कुछ काम न कर पाए। आखिर में तंग आकर 29 अप्रैल 1939 को सुभाष ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 3 सितंबर 1939 को मद्रास में सुभाष को ब्रिटेन और जर्मनी के बीच युद्ध छिड़ने की सूचना मिली। उन्होंने घोषणा किया कि अब भारत के पास सुनहरा मौका है, उन्हें अपनी मुक्ति के लिए अभियान तेज कर देना चाहिए। 8 सितंबर 1939 को युद्ध के प्रति पार्टी का रुख तय करने के लिए सुभाष को विशेष आमंत्रित के रूप में कांग्रेस कार्य समिति में बुलाया गया। उन्होंने अपनी राय के साथ यह संकल्प भी दोहराया कि अगर कांग्रेस यह काम नहीं कर सकती तो फॉरवर्ड ब्लॉक अपने दम पर ब्रिटिश राज के खिलाफ युद्ध शुरू कर देगा। अगले ही वर्ष जुलाई में कलकत्ता स्थित हालवेट स्तंभ, जो भारत की गुलामी का प्रतीक था, सुभाष की यूथ ब्रिगेड ने रातों रात वह स्तंभ मिट्टी में मिला दिया। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार ने सुभाष सहित फॉरवर्ड ब्लॉक के सभी मुख्य नेताओं को कैद कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष जेल में निष्क्रिय नहीं रहना चाहते थे। सरकार को उन्हें रिहा करने पर मजबूर करने के लिए सुभाष ने जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। खराब हालत को देखते हुए सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया, मगर अंग्रेज सरकार यह भी नहीं चाहती थी कि सुभाष युद्ध के दौरान मुक्त रहे। इसलिए सरकार ने उन्हें अपने ही घर में नज़रबंद करके बाहर पुलिस का कड़ा पहरा बिठा दिया। शिशिर कुमार बोस अपनी पुस्तक द ग्रेट एस्केप में लिखते हैं, हमने मध्य कलकत्ता के बेचल मेला डिपार्टमेंट स्टोर में जाकर बोस के भेष बदलने के लिए कुछ ढीली सलवारें और एक फेस टोपी खरीदी। अगले कुछ दिनों में हमने एक सूटकेस, एक कटेजी और 2 कमीजें, टॉयलेट का कुछ सामान और कंबल खरीदा। मैं फ्लैट हैट लगाकर एक प्रिंटिंग प्रेस में गया और वहां मैंने सुभाष के लिए विजिटिंग कार्ड छपवाने का ऑर्डर दिया।
कार्ड पर लिखा मोहम्मद जियाउद्दीन BA LLB ट्रैवलिंग इंस्पेक्टर द एम्पायर ऑफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, स्थायी पता सिविल लाइन जबलपुर। नज़रबंदी से निकलने के लिए सुभाष ने एक योजना बनाई। 16 जनवरी 1941 को वे पुलिस को चकमा देते हुए एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन के वेश में अपने घर से निकले। शरद बाबू के बड़े पुत्र शिशिर ने उन्हें गाड़ी से कोलकाता से दूर झारखंड राज्य के धनबाद जिले गोमोह तक पहुंचाया। गोमोह रेलवे स्टेशन से फ्रंटियर मेल पकड़कर वे पेशावर पहुंचे। पेशावर में उन्हें फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सहकारी मियाँ अकबर शाह मिले। मियाँ अकबर शाह ने उनकी मुलाकात कीर्ति पार्टी के भगत राम तलवार से करा दी। भगत राम तलवार के साथ सुभाष पेशावर से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की ओर निकल पड़े। इस सफर में भगत राम तलवार रहमान खान नाम के पठान और सुभाष उनके गूंगे चाचा बने रहे। काबुल में सुभाष 2 महीनों तक उत्तम चंद महोलिया नामक एक भारतीय व्यापारी के घर में रहे। वहाँ उन्होंने पहले रूसी दूतावास में प्रवेश पाना चाहा, किंतु नाकामयाब रहने पर उन्हें जर्मनी और इटालियन दूतावास में प्रवेश करने की कोशिश की। इटालियन दूतावास में उनकी कोशिश सफल रही। जर्मन और इटालियन दूतावास ने उनकी सहायता की। आखिर में ऑरलैंडो मेजोंटा नामक इटालियन व्यक्ति बनकर सुभाष काबुल से निकलकर रूस की राजधानी मॉस्को होते हुए जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे। सौगत बोस अपनी पुस्तक हिज मैजेस्टी अपोनेंट में लिखते हैं, अगस्त 1941 में अपनी मृत्यु से कुछ पहले लिखी शायद अपनी अंतिम कहानी बदनाम में रवींद्रनाथ टैगोर ने आज़ादी की तलाश में निकले एक अकेले पथिक की अफगानिस्तान के बीहड़ रास्ते से गुजरने का बहुत मार्मिक चित्रण किया है। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। सुभाष बर्लिन में सर्वप्रथम रिबेनट्रॉप जैसे जर्मनी के अन्य नेताओं से मिले। उन्होंने जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता संगठन और आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की। इसी दौरान सुभाष नेताजी के नाम से जाने जाने लगे। जर्मन सरकार के एक मंत्री एडम फॉन ट्रॉट सुभाष के अच्छे दोस्त बन गए। आखिर 29 मई 1942 के दिन सुभाष जर्मनी के सर्वोच्च नेता एडोल्फ हिटलर से मिले। हिटलर की धारणा भारतीयों के लिए सही नहीं थी। हिटलर अपनी किताब मैनकोफ में लिखते हैं, एक जर्मन के रूप में मैं भारत को किसी दूसरे देश की तुलना में ब्रिटेन के आधिपत्य में देखना पसंद करूंगा। ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ से अगर भारत निकल जाता है तो पूरी दुनिया के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात होगी, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। अंत में सुभाष को पता लगा कि हिटलर और जर्मनी से उन्हें कुछ और सहायता नहीं मिलने वाली है, इसलिए 8 मार्च 1943 को जर्मनी के किल बंदरगाह में वे अपने साथी आबिद हसन के साथ एक जर्मन पनडुब्बी में बैठकर पूर्वी एशिया के ओर निकल गए। जर्मन पनडुब्बी U-180 में सफ़र के दौरान आबिद हसन अपनी किताब सोल्जर्स रिमेंबर में लिखते हैं, मुझे घुसते ही अंदाज़ा हो गया था कि पूरे सफ़र के दौरान या तो मुझे बंक में लेटे रहना होगा या छोटे रास्ते में खड़े रहना होगा। पूरी पनडुब्बी में बैठने की सिर्फ एक जगह थी, जहां एक छोटी मेज के चारों तरफ 6 लोग सट कर बैठ सकते थे। खाना हमेशा मेज पर परोसा जाता था, लेकिन कभी कभी लोग अपने बंक पर लेटे लेटे ही खाना खाते थे। जैसे ही मैं पनडुब्बी में घुसा, डीजल की महक मेरे नथुनों से टकराई और मुझे उल्टी सी आने लगी। पूरी पनडुब्बी में डीजल की महक बसी हुई थी, यहाँ तक कि कंबलों तक से डीजल की महक आ रही थी। यह देख मेरा सारा उत्साह जाता रहा कि अगले 3 महीने हमें इसी माहौल में बिताने होंगे। पहले ही दिन आबिद ने गौर किया कि नेताजी
कुछ नहीं खा रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस की भतीजी कृष्णा बोस हाल ही में प्रकाशित अपनी पुस्तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस लाइफ पॉलिटिक्स एंड स्ट्रगल में लिखती हैं, आबिद ने मुझे बताया था कि नेताजी ने पनडुब्बी से अपने सफ़र की बात मुझसे छुपा कर रखी थी। अगर मुझे थोड़ा पहले पता चल जाता तो मैं अपने साथ खाने की चीज़ें और मसाले रख लेता। आबिद पनडुब्बी के गोदाम में पहुंच गए। वहां उन्हें चावल और दाल से भरा एक थैला मिला। इसके अलावा वहां अंडे के पाउडर का एक बड़ा टीन भी था। अगले कुछ हफ्तों तक आबिद ने अंडे के पाउडर से नेताजी के लिए ऑमलेट बनाया। उन्होंने चावल और दाल से नेताजी के लिए खिचड़ी बनाई जो उन्हें बहुत पसंद आई, लेकिन नेताजी जर्मन अफसरों को बुलाकर वो खिचड़ी खिलाने लगे। आबिद को डर लगा, अगर जर्मन सैनिकों ने खिचड़ी खानी शुरू कर दी तो जल्द ही उनका चावल दाल का भंडार समाप्त हो जाएगा। कृष्णा बोस लिखती हैं, यात्रा के दौरान ही नेताजी ने योजना बनानी शुरू कर दी थी कि जापान सरकार से और उनके अधिकारियों से वे किस तरह बात करेंगे। सौगत बोस अपनी किताब हिज मैजेस्टीज अपोनेंट में लिखते हैं, 28 अप्रैल की सुबह नेताजी और आबिद हसन को U-180 से नीचे उतारकर एक रबड़ की नाव में बिठाया गया। वह नाव उन्हें तेज समुद्री लहरों के बीच पास खड़ी जापानी पनडुब्बी I-29 तक ले गई। सौगत बोस लिखते हैं, जापानी पनडुब्बी जर्मन पनडुब्बी से बड़ी थी और उसके कमांडर मसाओ तेरुओका ने नेताजी के लिए अपने कैबिन को खाली कर दिया था। जापानी रसोइयों द्वारा पेनोंग में खरीदे गए भारतीय मसाले से बनाया गया खाना नेताजी को बहुत पसंद आया। 13 मई 1943 को I-29 सुमात्रा के उत्तरी तट पर पहुंची। नेताजी ने पनडुब्बी से उतरने से पहले चालक दल के सभी सदस्यों के साथ तस्वीर खिंचाई। जर्मनी में रहने के दौरान जापान में आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक रासबिहारी बोस ने नेताजी को आमंत्रित किया। डॉक्टर राजेंद्र पटोरिया अपनी किताब नेताजी सुभाष में लिखते हैं, 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर के कैथे भवन में एक समारोह में रासबिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंप दी। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति और स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे 9 देशों ने मान्यता दी। विभिन्न दिशाओं में बिखरी सारी ताकत जितना शीघ्र हम केंद्रित कर सकेंगे उतना ही जल्द हम आज़ादी हासिल कर सकेंगे। हमारे सामने इस वक्त सबसे बड़ी समस्या संघ शासन विधान को हमेशा के लिए दफना देने की है। तभी हम अपने मन के मुताबिक अपना शासन विधान तैयार कर सकेंगे। वर्तमान शासन विधान तो हमारी मर्जी के खिलाफ साम्राज्यवाद को मजबूत कर हमारी गुलामी की जंजीरों को और मजबूत करने के लिए बनाया गया है। इसे आप हरगिज स्वीकार न करें। आप संगठित शक्ति से शांति और अहिंसा पूर्वक आत्म बलिदान करने के लिए जल्द से जल्द तैयार हो जाइए। न मालूम कब बिगुल बज उठे। असंगठित और कमजोर रहना पाप है। गुलामी सब कष्टों और पापों की जड़ है। अब गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए एक दिल एक प्राण होकर कटिबद्ध हो जाइए। हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रखी सकती है। हाँ, हमें स्वतंत्रता का मूल्य चुकाना होगा। आप इसके लिए तैयार हो जाइए, जिससे यदि हम गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो स्वतंत्र हिंदुस्तान में जीवे और मरे। तभी आजाद हिंदुस्तान दुनिया को
नए नए संदेश दे सकेगा। आज़ाद हिंद फौज में जापानी सेना ने अंग्रेज़ों की फौज से पकड़े हुए भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती किया। आज़ाद हिंद फौज में औरतों के लिए भी रानी रेजिमेंट भी बनाई, जिसे झांसी की रानी नाम से संबोधित किया गया। पूर्वी एशिया में नेताजी ने अपने भाषण देकर वहां के ईसाई भारतीय लोगों से आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होने और इसे आर्थिक मदद देने का आह्वान किया। उन्होंने अपने आह्वान में कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत पर आक्रमण किया। अपने फौज को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। दोनों फौजों ने अंग्रेज़ों से अंडमान और निकोबार द्वीप जीत लिए। यह द्वीप आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद के अनुशासन में रहे। नेताजी ने इन द्वीपों को शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का नया नाम दिया। दोनों फौजों ने मिलकर इम्फाल और कोहिमा पर आक्रमण किया, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों का पलड़ा भारी पड़ने पर दोनों फौजों को पीछे हटना पड़ा। जब आज़ाद हिंद फौज पीछे हट रही थी, तब जापानी सेना ने नेताजी के भागने की व्यवस्था की, परंतु नेताजी ने झांसी की रानी रेजिमेंट की लड़कियों के साथ सैकड़ों मील चलना पसंद किया। इस प्रकार नेताजी ने सच्चे नेतृत्व का एक आदर्श प्रस्तुत किया। 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो पर अपने भाषण के माध्यम से गांधी जी को संबोधित करते हुए नेताजी ने जापान से सहायता लेने का अपना कारण और आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद तथा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के उद्देश्य के बारे में बताया। इसी भाषण में नेताजी ने गांधी को राष्ट्रपिता कहा। श्री रासबिहारी जी बोस पूर्वी एशिया की जंग आज़ादी के नुमाइंदों, बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं आप लोगों के दिली इस्तकबाल के लिए और साथ ही साथ आपने जो मुझको पूर्वी का बनाया, इसके लिए भी तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि अब ये वक्त निहायत नाजुक है। मैं इस जिम्मेदारी को कबूल करता हूं, लेकिन निहायत नम्रता के साथ, और खुदा से दुआ मांगता हूं कि उन्होंने हमें वो ताकत, वो जोश और वो बहादुरी दे। हम अपने हमवतनों की पूरी मर्जी के मुताबिक लड़ाई लड़ी और हिंदुस्तान को आजादी पहुंचा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की हार के बाद नेताजी को नया रास्ता ढूंढना पड़ा। उन्होंने रूस से सहायता मांगने का निश्चय किया। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। इसी सफ़र के दौरान वे लापता हो गए। 5 दिन बाद 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने बताया कि सैगोन में नेताजी एक बड़े बम विस्फोटक विमान में आ रहे थे कि 18 अगस्त को ताइहोकू हवाई अड्डे के पास उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में उनके साथ सवार जापानी जनरल सोदई, पायलट तथा कुछ अन्य लोग मारे गए। नेताजी गंभीर रूप से जल गए थे। उन्हें ताइहोकू सैन्य अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। कर्नल हबीबुर रहमान के अनुसार उनका अंतिम संस्कार ताइहोकू में ही कर दिया गया। सितंबर के मध्य में उनकी अस्थियां संचित करके जापान की राजधानी टोक्यो के रेकोजी मंदिर में रख दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू के सैन्य अस्पताल में रात को हुई थी।
स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने इस घटना की जांच के लिए 1956 और 1977 में 2 आयोग नियुक्त किए। दोनों बार यह नतीजा निकला कि नेताजी की मौत उस विमान दुर्घटना में हो गई थी, परंतु 1999 को मनोज कुमार मुखर्जी के नेतृत्व में तीसरा आयोग बनाया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 2005 में सरकार के सामने प्रस्तुत की, जिसमें कहा था नेताजी की मौत दुर्घटना से नहीं हुई। हालांकि सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। she